गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड पर चर्चा की थी और प्रोजेक्ट मेथड पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने उसके डेफिनेशन को देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेपिंग्स क्या क्या हैं, किन किन प्रैक्टिकल स्टेपिंग्स के द्वारा हम प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं या बच्चों से करवा सकते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि भूगोल के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, विषय हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर प्रोजेक्ट वर्क करवाया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल हैं जो प्रोजेक्ट मेथड के लिए के आधारभूत प्रिंसिपल के रूप में माने जाते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये आपकी जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसमें प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रिंसिपल है प्रोजेक्ट मेथड का, वो है द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य का सिद्धांत। प्रोजेक्ट मेथड हमेशा उद्देश्य आधारित होता है। बिना किसी उद्देश्य के प्रोजेक्ट आप किसी स्टूडेंट को दे नहीं सकते हैं। इसलिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आप जब कोई कार्य प्रक्रिया निश्चित करते हैं या अध्ययन प्रक्रिया को निश्चित करते हैं तो वह प्रोजेक्ट कहलाता है। तो इसलिए पहला इसका सिद्धांत है वह है उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी गतिविधि का सिद्धांत। यानी गतिविधि जो है वो प्रोजेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ लिए और जाकर एग्ज़ाम दे दिए। इस प्रोजेक्ट मेथड में हमेशा एक सुनिश्चित शैली की गतिविधि होती है। अ सर्टेन स्टाइल ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिया जाता है, एक पैटर्न इसका निश्चित किया जाता है और उन गतिविधियों के आधार पर ही प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव का सिद्धांत। यानी ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ा दिए और बच्चे पढ़ लिए और वो रट करके आके एग्ज़ाम देंगे, नहीं। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को जो सिखाना होता है उसका उनको अनुभव प्राप्त करने का अवसर बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड जो है उसमें हमको बच्चों को जो सीखने की सामग्री होती है या सीखने का विषय होता है उसके लिए उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझिए कि यदि बच्चों को हम गंगा नदी तंत्र सिखा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि गंगा नदी तंत्र का मॉडल बनवाया जा सकता है। तो यदि हम उनको गंगा नदी तंत्र सिखा रहे हैं तो गंगा नदी तंत्र का हम उनको मॉडल बनाने के लिए देंगे तो वो सुनिश्चित तौर से समझ जाएंगे कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर्वत से हुआ है। वो जान जाएंगे कि कोई एक ऐसी जगह है जिसे हम गंगोत्री और उससे भी आगे गोमुख के नाम से जानते हैं। वहाँ से गंगा को निकलते हुए उत्तरकाशी होते हुए वो गंगा को निकालते हुए लेकर आएंगे। तो ऐसा जब वे चित्र में या जब वे मॉडल में बनाएंगे तभी वे इसको पक्के तौर से समझ पाएंगे। यानी वो ये अनुभव के द्वारा उनको समझने की एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ पढ़ के, रट के, याद करके और प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया नहीं है। इससे बच्चों को उस विषय वस्तु को अनुभव करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क अपने बच्चे को देते हैं या प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं तो हमारे बच्चे उस वास्तविक स्थिति को
महसूस करते हैं, यानी वो महसूस करेंगे कि पर्वत एक ऊंची जगह होती है, वहाँ से गोमुख एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से गंगा निकलती है, और गंगा जब उस ग्लेशियर से निकलती है तो वो किन किन जगहों से होती हुई, ऊंचे नीचे पहाड़ों पठारों से होती हुई वह गंगा मैदानी इलाकों में आती है। तो ये रियलिटी वो जानेंगे, जब वो चित्र बनाएंगे, जब वो मॉडल बनाएंगे, तो वो रियल सिचुएशन को समझ सकते हैं। ठीक है। अगला है नॉट ओनली दिस, दूसरी तरह का भी अगर आप किसी तरह का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं बच्चों से, मान लीजिए कि आप सर्वे करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को सर्वे करने के लिए हम लोग देते हैं कि भाई रोज़ का रिकॉर्ड करो कि कितना वेदर होता है, या हम ऐसा भी दे सकते हैं कि आप 10 घरों में जाइए और वाटर अवेलेबिलिटी को आप चेक कीजिए, या हम ऐसा भी दे सकते हैं बच्चों को कि आप किसी एक मोहल्ले के पॉपुलेशन रेशियो को पता कीजिए, मतलब सेक्स रेशियो को पॉपुलेशन में पता कीजिए कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये जो सर्वे होगा ये उनको रियलिटी में होगा, वो जाएंगे, देखेंगे, उनसे मिलेंगे, तब ऐसा काम होगा। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट मेथड को प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी से देखा जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अब ये फ्रीडम कैसे है, काम करने का फ्रीडम। आपको अगर किसी बच्चे को मैंने दे दिया कि आप 10 घरों में जाइए और वहाँ से आप पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो पता करके आइए, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यानी कितने पुरुष हैं और कितना स्त्री है। तो जब ये बच्चे वहाँ पर जाएंगे और ये पता करने के लिए जब वो वहाँ पर जाएंगे तो वो स्वतंत्र होंगे कि अपनी शैली में पूछें। हम नहीं देखने जा रहे हैं कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, हम ये भी नहीं देखने जा रहे हैं कि वो बाहर से पूछ के आ रहे हैं कि वो उनके घर में जा रहे हैं, कि हम यह भी नहीं पूछने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि वो सुबह जा रहे हैं कि शाम जा रहे हैं। दरअसल ये इसी फ्रीडम का नाम होता है ना, इसी फ्रीडम का नाम होता है प्रोजेक्ट वर्क, यानी ये उनके फ्रीडम का है। मान लीजिए कि हम किसी को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि आपको गंगा नदी तंत्र का एक मॉडल बनाना है, देन स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर इट इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। वो कभी भी इसको बैठ सकते हैं, जब भी उनको फुर्सत मिलेगी वो काम कर लेंगे। स्कूल की तरह बंधन नहीं कि 10 से 4 उन्हें स्कूल में रहना है, या फिर सुबह में 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक उन्हें स्कूल में रहना है, ये बंधन उनके पास नहीं होता है। तो इस लेकर के ये एक फ्रीडम का यहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, अपने तरीके से काम करने का, अपनी शैली के अनुसार, अपने समय के अनुसार काम करने का फ्रीडम होता है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी वही है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस के का ही दूसरा रूप है। जब कोई किसी काम का पर्पस होगा तभी उसकी यूटिलिटी होगी, यानी कि यदि हम पता लगवा रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको यूटिलिटी होगी तब हम पता लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही किसी काम को करवा लेते हैं। इसका मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट वर्क दीजिए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसका क्या यूज़ होगा। तो इस यूटिलिटी का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये एक विशेष बात होती है प्रोजेक्ट वर्क के साथ। फिर देखिए इन 6 सिद्धांतों पर हमारा प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आधारित होता है। इन 6 सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और है, 6 सिद्धांत में सारे प्रोजेक्ट वर्क में जितने प्रोजेक्ट वर्क हम दें उसमें 6 के सारे ये सिद्धांत बराबर रूप से प्रभावी होंगे या नहीं कहा जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि किसी में गतिविधियां ज़्यादा होंगी तो किसी में यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो किसी में फ्रीडम कम होगी, किसी में रियलिटी कम देख पाएगा कोई। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पढ़ाने का या हम इसको करवा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है।
और ये किस लिए इतना महत्वपूर्ण है, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे क्या लाभ होता है, प्रोजेक्ट वर्क से क्या लाभ है और क्या इसकी सीमाएं हैं। तो चलिए अगली कक्षा में हम लोग प्रोजेक्ट वर्क से लाभ और इसकी सीमाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही। और आप भी देखिए कि आप जब शिक्षक बनिएगा तो क्या क्या आप अपने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्कूल में म्यूज़ियम बनाने का एक प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। आप एक प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं कि लोकल टूर करो या टूरिस्ट प्लेसेस पर के बारे में आप पता कीजिए और वहाँ का चित्र खींच कर ले आइए, वहाँ पर एक बार घूम करके आइए। गर्मी की छुट्टी में एक नियर बाय, बहुत नज़दीक की किसी एक टूरिस्ट प्लेस पर जाइए, घूमिए, उसकी विशेष बातों को पता कीजिए और उसके कुछ चित्र ले आइए अपने साथ, फ़ोटो खींच कर ले आइए और एक प्रोजेक्ट वर्क उसके बारे में बनाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब पर्पसफुल है, यानी कल को उस क्षेत्र को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जब डेवलप करना होगा तो बच्चे का यह काम या आपका करवाया हुआ यह प्रोजेक्ट वर्क काम में आ सकता है। या बच्चा कभी बड़ा होगा तो वह इस तरह का टूरिस्ट प्लेस के डेवलपमेंट में को अपना करियर बना सकता है। ठीक इसी तरह से आप बच्चे को वेदर रिकॉर्ड रखना भी सिखा सकते हैं। तो हो सकता है कि वह एक बहुत अच्छा वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में जाकर एक बहुत अच्छा वेदर साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो आपको इन सब पर्पस को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये जितने प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रख करके तब बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए या प्रोजेक्ट मेथड को अपने टीचिंग स्टाइल में शामिल करना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।